नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। पॉलिटी में आज हम लोग देखिए राष्ट्रपति के बारे में जानकारी देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। इससे क्वेश्चन कम से कम पॉलिटी का एक क्वेश्चन तो आपके राष्ट्रपति से मिल ही जाता है। और देखते हैं कि हमारे जो देश का संवैधानिक प्रमुख भी होता है राष्ट्रपति जी, तो इससे संबंधित कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ आज हम लोग देखेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं राष्ट्रपति से, वो सारे के सारे आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करते हैं कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है तो कौन होता है? वो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। और सरकार का प्रमुख कौन होता है? वो होते हैं प्रधानमंत्री जी। कथन ये दिया है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे ये गलत दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा है। वो उसके पास में ऑफिशियल तो पावर होती है, लेकिन वो जो मेन पावर होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो इस चक्कर में, इस वजह से हमारा जो कारण है वो गलत हो जाएगा। कथन आपका सही दिया हुआ है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। इसमें जनता जो है सीधे भाग नहीं लेती, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। कथन दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलाकर बनता है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है निर्वाचित, तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कहीं पे ऐसा होता है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही है और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी सही दे रहा है। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एक जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। इसके तहत ही ये चुनाव होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन भाग लेता है? तो संसद जो होती है उसके दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो इसमें भाग लेते हैं। आगे यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। राष्ट्रपति चुनाव प्रकरण के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें क्या नहीं सही है? तो निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि निर्वाचक मंडल में मान लीजिए कोई लोकसभा या राज्यसभा हो गई या आपकी विधानसभा, वहाँ पे कोई राज्य की अगर विधानसभा विघटित हो चुकी है तो ऐसा नहीं होगा कि उसका चुनाव राष्ट्रपति का रुक जाएगा उस वजह से। तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जितने भी सदस्य मौके पर होंगे उनके हिसाब से कर लिया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना ही चाहिए। कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा उसका अनुसमर्थन होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में सही कथन है तो प्रत्येक MLA का वोट का मूल्य जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है और लोकसभा के सदस्यों के मत का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के मत के मूल्य समान होता है। तो ये बातें आप कहाँ जो है याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो है के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन, यानी कि एक विधानसभा होती है राज्य में, एक विधान परिषद, अगर विधान परिषद का सदस्य है तो वो वोट डालने के लिए अलाउ उसको नहीं किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर भागफल की 1000 के गुणक के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जो है जनसंख्या से तात्पर्य यथा अविनिश्चित जनसंख्या से। देखिए जनसंख्या की जो बात होती है, जिस हिसाब से वोटिंग होगी तो 1971 की जनसंख्या या फिर जो जनगणना होती है उसके हिसाब से काउंट किया जाएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है तो वो न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक तो ये उसके लिए योग्यताएं दी हैं। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत ही उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। राष्ट्रपति के जो है पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं कौन निर्धारित करता है? तो पुनर्निर्वाचन होगा, ये बात लिखी है हमारे आर्टिकल 57 में। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसको सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है अपने पद ग्रहण की तारीख से। जिस डेट से वो अपना पद ग्रहण करेगा अगले 5 वर्षों तक वो उस पद पर बना रहेगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को।
और बात अगर उपराष्ट्रपति की आएगी तो उपराष्ट्रपति सौंपता है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा महाभियोग लाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो ये प्रक्रिया लिखी है आपके अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप लगाया जा सकता है, वहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक क्या है? कम से कम 14 दिन पूर्व उसकी सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति जी को। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का नहीं भाग है। तो कौन है? ये राज्य की विधानसभाएं। तो ये जो है राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें तो भाग लेती है, लेकिन जब उनको महाभियोग चलता है तो उसमें ये भाग नहीं लेती राज्य की विधानसभाएं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस तरीके की है? तो यह एक संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है, जिस तरीके से महाभियोग लगता है। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाएगा। तो कब हो जाएगा? रिक्त होने की तिथि के 6 माह के भीतर जो है उसका चुनाव हो जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में मैक्सिमम 6 महीने तक कार्य कर सकता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होगा? तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति की जगह काम करेंगे। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं, तो ये बात आपके आर्टिकल 53 में लिखी है। अगला है, कथन दिया हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं और कारण यहाँ पे बताया गया है कि कार्यपालिका शक्तियां जो हैं सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या यहाँ पे सही नहीं कर रहा है, क्योंकि व्यवसाय चलाने सरकार का जो कार्यपालिका शक्तियां हैं सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, इसलिए जो है उसके क्योंकि यहाँ पे जो पावर होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो देखिए बातें स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है, लेकिन इसका जो रीज़न निकल के आ रहा है वो सही स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि पावर जो होती है प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। कार्यपालिका शक्तियाँ जो है औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के अंतर्गत ही होती हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर अनुशंसा कर दे तो राष्ट्रपति जी ऐसा कर सकते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट सेशन होता है उसका वर्णन कहाँ पे? हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में है। तो ये बुलाता कौन है? राष्ट्रपति जी। अगला है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन है, तो वह संसद का एक संगठक होता है। संसद कैसे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलके ही जो संसद बनती है। तो राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किंचित परिस्थितियों में अध्यादेश भी लागू कर सकता है। जब सेशन नहीं चल रहा हो, कोई कानून बनाने की ज़रूरत हो तो वो राष्ट्रपति जी अध्यादेश भी जारी करते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने वीटो का प्रयोग किया था तो वो था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में जो है उन्होंने वीटो का प्रयोग किया था। एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेवी निषेधाधिकार या फिर जेवी वीटो कहा जाता है। तो कौन से राष्ट्रपति जी ने किया था? ज्ञानी जैल सिंह जी ने। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत स्वीकृति रोक सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो वो है राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है तो कौन कौन सी है? तो इसमें दिया गया है कि किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना। मान लीजिए जो कोई विधेयक आता है, अगर राष्ट्रपति जी को कुछ गड़बड़ लगती है तो उसको संसद के पास में पटल में वापस भेज सकते हैं, विधेयक को रोक कर रख सकते हैं। किसी विधेयक से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से जो पुनर्विचार हेतु वो कह सकते हैं। निम्न विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, तो विधेयकों पर स्वीकृति देने के दौरान जो है सलाह लेने की आवश्यकता उनको नहीं है। संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत क्या आता है? अध्यादेश जारी करना जो है उनकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा
तब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दे दी थी अनुच्छेद 121 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत प्रदत्त है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश जो होता है संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना आवश्यक है, तो 6 सप्ताह तक जो है उसको रखा जाना आवश्यक होता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है किसकी वित्त आयोग के अध्यक्ष की और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की। राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको। देखिए ये सब ऑप्शन के हिसाब से थे, आपके जैसे क्वेश्चन पूछे गए उसमें जिस तरीके से ऑप्शन है तो उसी बेस पे यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म कर दिए गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को ही नियुक्ति कर देता है, वो ऑप्शन के हिसाब से आपके डिपेंड करते हैं कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो नियुक्ति में भारत के महान्यायवादी की करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है। और किसकी करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि ये भी चुना जाता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है, तो अनुच्छेद 160 में ये बात लिखी है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। करता कौन है? राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की जो शक्ति प्राप्त है वो किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 143 में। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है, तो राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो है उसकी शक्तियों के बारे में सही नहीं है, उसको जो है ये उसकी खुद की मर्जी है कि वो उसको जो परामर्श दिया गया है वो उस पर विचार करे अथवा उसको छोड़ दे। संविधान के अनुसार शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, तो क्या संसद के सदनों को संदेश भेजना उसकी शक्ति नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति जो है एक है, तो क्या है? न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं? तो क्षमा हो गया, लघुकरण, परिहार हो गया, विराम, प्रतिलंबन, ये सब चीज़ें उसकी क्षमा प्रदान करने की शक्ति में सम्मिलित हैं। भारत के राष्ट्रपति को क्या क्या प्राप्त है? तो औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और न्यायमात्र। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह संसद के पटल पर रखवाए क्या क्या चीज़ें? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों को पटल पर रखवाना ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है। वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं राष्ट्रपति जी। अगला है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, तो किसको है? राष्ट्रपति जी को। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, तो कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला जो हमारा है, कथन दिया है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश के राजा से भिन्न है, तो वहाँ पे क्या होता है कि किस तरीके, चलो इस पे हम लोग देख लेते हैं। कारण यहाँ पे है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो यहाँ पे ये तो सही है पर जो आर है गलत है। तो किस तरीके से, देखिए यहाँ पे बात करते हैं ब्रिटिश के राजा से कैसे भिन्न है। तो ब्रिटिश के राजा जो होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, वहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो वहाँ पे कोई चुनाव नहीं होता है। तो इस तरीके से वो तो भिन्न हो गया, ये हमारा ए सही हो गया। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के जो है वो सरकार का भी प्रमुख होता है और साथ ही साथ राज्य का भी प्रमुख होता है, जबकि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रमुख होता है, न कि सरकार का प्रमुख। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है, तो इसी वजह से हमारा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, आर। अगला है कि कथन दे रखा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, और कारण है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बनता है, क्योंकि वो एक संसद का एक भाग है। तो इसको देखते हुए हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और स्पष्टीकरण भी यहाँ पे सही हो रहा है। कथन दे रखा है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, तो यहाँ पे विधायी शक्तियाँ जो सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं हैं, तो हमारा ये जो है ऑप्शन गलत हो जाता है। रक्षा बलों का कमांडर होता है, ये बात सही है, तो ये तो सही है हमारा, पर आर गलत दिया हुआ है। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो वो कहाँ से थे? बिहार से, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण, यानी कि जो है इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, तो वो है नीलम संजीव रेड्डी जी। मैचिंग का क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, तो इसका कोई रिलेवेंट अब रह नहीं जाता, फिर भी आप लोग देख लीजिए। फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक, संजीवन रेड्डी जो थे वो आपके 1977 से 1982 के बीच में कार्यकाल इनका रहा। जाकिर हुसैन का 1967 से 1969 तक, और इनका था 1969 से 1974 बीवी गिरी जी का। अगला है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और आर वेंकटरमन में से राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं थे। तो नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे, बाकी अन्य जो हैं थे। अगला है कि भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक के रूप में किसको जाना जाता है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी को जाना जाता है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे थे, वीवी गिरी। भारत के राष्ट्रपति जिन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो वो कौन थे? जस्टिस M हिदायतुल्लाह। अगला है कि वे राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था, तो VV गिरी। सत्य कथन यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के सभापति जी मनोनीत हो जाते हैं या फिर चुन लिए जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये स्टेटमेंट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, 2-3 स्टेटमेंट दे देते, उसमें से पूछते इनमें से कौन सा सही है। अगला हमारा कथन दिया हुआ है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, और कारण है कि भारत का राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें गलत हैं। न्यायालय मुकदमा भी चल सकता है, और वो अलग बात है कि किस मामले में चल सकता है, किस में नहीं चल सकता, और संविधान से ऊपर तो हमारे यहाँ पर कोई भी पद नहीं है। तो कथनकार दोनों ही गलत दिए हुए हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति पर उसके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य में दीवानी सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पे किस में मुकदमा चल सकता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के रूप में राष्ट्रपति के रूप में क्रम पूछा गया था, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। व्यक्ति के रूप में 12वां और कार्यकाल के अनुसार 14वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और इसके बाद अधिनियम बन जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वो जो है अधिनियम बन जाता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। तो ये कौन है? ये है हमारे राष्ट्रपति जी। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल कौन रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और वर्तमान में राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने। तो आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में ही इतना ही देखने वाले हैं। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो उपराष्ट्रपति का। देखिए यहाँ पे आपको मैंने 1 लाइन फॉर्म में जो है क्वेश्चन सारे करवा दिए, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है पॉलिटी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे मैंने अपने सेल्फ नोट्स, हैंड रिटन नोट से मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करवाया है। तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं जाके। पूरी पॉलिटी मैंने पढ़ा के रखी है। लगभग लक्ष्मीकांत जो बुक आती है उसके लगभग सभी चैप्टर मैंने वहाँ पर कवर किए हुए हैं। जो भी छूटे हुए हैं तो वो भी एकदम से आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से छूटे हुए हैं। और जो वनडे एग्ज़ाम के लिए है उतना तो सफिशिएंट है। मैंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो आप वो प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं, जिसमें से आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ से आपके फैक्ट भी, तथ्य भी तैयार हो जाए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसको देखने के बाद में जो है आपके पॉलिटी के क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ ले, आपके छूटेंगे नहीं। तो ये आप प्लेलिस्ट पॉइंटर बुक की देख लीजिए, और पॉलिटी की लक्ष्मीकांत वाली जो आपकी पड़ी हुई है उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।